गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संचारण। संचारण के बारे में आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। संचारण, कोरोजियन, कोरोजियन। संचारण या कोरोजियन क्या होता है? धातुओं का क्षयित होना, धातुओं का खराब होना, उनकी क्वालिटी में गिरावट आना, धातुओं की क्वालिटी में गिरावट आना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें तो लोहे पर जंग लगना। एक जंग लगा लोहा और एक शुद्ध लोहा, तो शुद्ध लोहे की क्वालिटी अलग होती है। जंग लोहा लोहा क्या होता है? कमजोर होता है, टूट जाता है, खत्म, झड़ जाता है। तो धातुओं के क्वालिटी में या स्तर में गिरावट होना, वो क्या है? संक्षारण। संक्षारण होता क्यों है? धातुएं जब वायुमंडल में उपस्थित गैसों के या जल वाष्प के नमी के संपर्क में आती हैं तो उन पर ऑक्साइड की, सल्फाइड की या कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की परतें चढ़ जाती हैं जिनके कारण वो क्षयित होने लगती हैं। तो संक्षारण की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो संक्षारण की डेफिनेशन क्या होगी? वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं या धातुओं की सतह पर ऑक्साइड या धातुओं की सतह पर वायुमंडलीय गैसें अथवा जलवाष्प द्वारा आक्रमण से ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट आदि बनते हैं। अब इनके बनने से क्या होता है? धातु का क्षय होता है और धातु क्षयित होती है, खराब हो जाती है, धातु क्षयित होती है। ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण कहलाती है। ठीक है, तो ये तो आपके हो गई संक्षारण की डेफिनेशन। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं की सतह पर वायुमंडलीय गैसों अथवा नमी जलवाष्प द्वारा आक्रमण से ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट बन जाती हैं, जिससे धातुओं का क्या होता है? धीरे धीरे क्षय होने लगता है, क्षयित होने लगती है, खराब होने लगती हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। अगर अपन संक्षारण का उदाहरण देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना। जो आपका आयरन है उस पर जंग लगना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में पढ़ेंगे अपन, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को, संचालन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। दूसरा एग्जांपल है चांदी का काली पड़ना या बदरंग होना।
क्या होना? चांदी का बदरंग होना, चांदी का बदरंग होना, खराब हो जाती, बदरंग होना। या आपका जो कॉपर है, कॉपर पर हरी परत चढ़ जाती है, कॉपर पर हरी परत का चढ़ना। तो ये आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है ना? अब इसमें से अपन लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, या यूं कह सकते हैं संचारण का, क्योंकि लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया है इसको हम विद्युत रासायनिक प्रक्रिया भी मान सकते हैं। तो इसकी विद्युत रासायनिक सिद्धांत द्वारा इसकी क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं कि इसमें भी, ये भी एक सेल की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे सेल में आपने पढ़ा है कैथोड एनोड की क्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाएं, तो वही काम यहाँ होता है जंग लगने के दौरान। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया या संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। हाँ भाई, अब देखिए, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, या कह सकते हो, या संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया है, किस प्रकार से जंग लगती है? ये लोहे धातु की जो सतह होती है, सतह पर जल की बूंदों में ऑक्सीजन और CO2 घुली रहती है। जब लोहे की धातु है जो नमी के संपर्क में आती है या भीग जाती है, बारिश के दिनों में भीग जाती है, तो जो जल की बूंदें रहती हैं वो लोहे की धातु पर पड़ जाती हैं। अब उन जल की बूंदों पर, जैसे ऐसे मान लो ये कोई आयरन है, तो इस पर ये पानी की बूंद पड़ी है, ये क्या है? पानी की बूंद। अभी वायुमंडल के संपर्क में, वायु के संपर्क में, तो इसके संपर्क में CO2 भी आती है और O2 भी आती है। तो इस पानी की बूंद में CO2 भी घुली हुई है और O2 भी घुली हुई है। तो CO2 और ये पानी की जो बूंद है, ये मिलकर क्या बना देती है? H2O plus CO2 is give to H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाते हैं। यहां पर क्या होता है? जो आपका शुद्ध लोहा है वो तो कार्य करता है एनोड का, एनोड का कार्य तो कौन करेगा? शुद्ध लोहा। और ये कार्य करता है कैथोड का अशुद्ध लोहा, जहां पे अशुद्धियां रहती हैं, वो किसका कार्य करेगा? कैथोड का। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। क्या ध्यान में रखना है? कि शुद्ध लोहा तो एनोड का कार्य करता है और अशुद्ध लोहा है जो कैथोड का कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब होता क्या है कि सतह पर जो
जलीय विलयन उपस्थित है जिसमें CO2 और O2 घुले हैं, वो किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्य का। ये विद्युत अपघट्य का, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, और इसमें विद्युत अपघट्य है। तो एक सेल की प्रक्रिया होगी। यहां पर ये क्या बन गया, क्योंकि H2CO3 आपको पता है आयनित हो जाता है H+ आयन और CO2 कार्बोनेट आयन में। तो ये एक तरह से किसका कार्य कर रहा है? विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है। तो कोई पूछ सकता है लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया में कौन तो एनोड का कार्य करता है, कौन कैथोड का कार्य करता है, और कौन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है? तो आपको क्या क्या आंसर याद रखना है। एनोड का तरह कार्य तो शुद्ध लोहा करता है, शुद्ध धातु। कैथोड की तरह कार्य अशुद्ध लोहा करता है कैथोड में। और वहां पर जो जल में CO2 और O2 घुले और जो विलयन बन गया है, वो किसका कार्य कर रहा है? आपका विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है। अब ये बात हो गई। अब अपन देखते हैं कि एनोड पर या शुद्ध लोहे पर क्या प्रक्रिया होती है। एनोड पर देखो, याद है एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वही क्या कहलाता है? एनोड। इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, और एनोड पर ऑक्सीकरण होगा एनोड वाले स्थल पर, तो किसका होगा? आयरन का होगा। लोहे का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। जो आपका आयरन है Fe, वो Fe+2 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? Fe+2 में। तो एनोड पर Fe है जो Fe+2 में बदल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए जो सेल विभव है, इसका अपचयन विभव है, वो रहता है क्या कहते हैं? ई नोड Fe+2 Fe। इसका मान माइनस का 0.44 वोल्ट। ये रहता है -0.44 वोल्ट इस प्रक्रिया के लिए। और कैथोड पर क्या होता है साहब? यहां पर आपका जो क्या क्या मिले हुए हैं, H2CO3 है और H2O है। इससे हमें H+ आयन प्राप्त होते हैं। ये जो H2CO3 बना है, ये H2CO3 विलयन में किसके रूप में मौजूद रहते हैं? 2H+ आयन और कार्बोनेट आयन। ऐसे जो आपका H2O है वो भी H+ आयन और OH- आयन में टूटा रहता है। ठीक है। तो होता क्या है, यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये H+ आयन ग्रहण कर लेते हैं और हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? हाइड्रोजन परमाणु में। और ये हाइड्रोजन परमाणु तुरंत, क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकते, या तो ये H2 गैस में बदलेंगे, या ये क्या करते हैं, वहां पर जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसको अपचयित कर देते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन गैस को क्या कर देते हैं? अपचयित कर देते हैं और H2O में बदल देते हैं। ये बन जाता है। अपन इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला के भी लिख सकते हो। आप इन दोनों अभिक्रियाओं की जगह एक ही अभिक्रिया बना सकते हो। ये इसमें तो देखो H+ आयन मुक्त हो रहे हैं। ये H+ आयन यहां से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं विलयन द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाते हैं H+ आयन पर। H+ आयन इनको ग्रहण करता है, अपचयित हो गया, और ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है? अपचयित कर देते हैं, हाइड्रोजन है जो। और इस अभिक्रिया को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2H+ आयन, ठीक है, प्लस ½ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया? H2O। ये अभिक्रिया है, ये दोनों स्टेप। ठीक है भाई। अब संपूर्ण अभिक्रिया, एनोड कैथोड की अगर अभिक्रिया को अपन लिखना चाहें कि संपूर्ण अभिक्रिया को अपन कैसे लिखेंगे, तो उस संपूर्ण अभिक्रिया को ऐसे दिखा सकते हैं।
संपूर्ण रिएक्शन, इधर तो Fe, यहां पर आपको क्या हुआ है 2H प्लस आयन और हाफ O2 है, हाफ O2 प्लस 2H प्लस आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन से खत्म ही हो गए, क्या बन गया Fe प्लस 2 और H2। ये आगे क्या होता है, ये Fe प्लस 2 आयनों को लोहे की सतह पर जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो और ज्यादा ऑक्सीकृत कर देती है, और Fe प्लस 3 ये फेरस आयन है, फेरस आयनों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या कर देती है, फेरिक आयनों में बदल देती है, Fe2O3 बना देती है। क्या बना देती है, Fe2O3। तो जो आपके फेरस आयन है वो फेरिक आयन में बदल जाते हैं। और देखो यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए जो सेल विभव आपको प्राप्त होता है, H प्लस आयन H2 में बदल रहा है, वो होता है 1.23 वोल्ट। इस अभिक्रिया के लिए सेल विभव इधर लिख रहा हूं मैं, इनोड सेल H प्लस आयन H2 में बदल रहे हैं, H2 में बदल रहे हैं, तो इसके लिए 1.23 वोल्ट ये मिलता है इसके लिए। ठीक है भाई, अब जंग लगा लोहा कैसे प्राप्त होता है, यहां पर जो आपके Fe प्लस 2 आयन है या FeOH का होल ट्वाइस है, वो ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। वो क्या होता है, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। यहां पर क्या होता है, Fe प्लस 2 आयन O2 द्वारा Fe प्लस 3 आयनों में बदल जाता है, Fe प्लस 3 में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। Fe प्लस 2 आयन इन OH माइनस आयनों से क्रिया कर लेते हैं, तो ये FeOH का होल ट्वाइस के रूप में, फेरस आयनों के रूप में ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जल योजित ऑक्साइड बनाता है, तो H2 भी है, जल के X समूह है, XH2, तो ये बदल जाता है, एक ऑक्सीजन यहां से मिल गई तो Fe2O3, 2 ऑक्सीजन कहीं और एक ऑक्सीजन यहां से आ गई, तो ये बन जाता है Fe2O3 में, इसमें बदल जाता है Fe2O3 में, ये 2Fe, और साथ ही इससे ये जल के अणु जुड़ जाते हैं, Fe2O3.XH2, ये आपका जंग लगा लोहा है, जंग लगा लोहा। ये आपका जंग लगा लोहा रहता है। ठीक है भाई, ये जंग लगने की अभिक्रिया है। एनोड पर तो क्या होता है आपके, Fe जो Fe प्लस 2 में बदलता है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, ये एनोड की अभिक्रिया है। कैथोड पर क्या होता है, ये अभिक्रिया होती है कैथोड पर, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, O2 4H प्लस आयन 4 इलेक्ट्रॉन, और किस में बदल जाएंगे ये 2H2 में, 2H2 संतुलित करने के लिए, या इसको हाफ O2 लिख दोगे तो आधी हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन है वो जल के साथ जुड़कर OH माइनस आयन भी बनाती है, O2 प्लस 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिव टू 4 OH माइनस आयन बन जाएंगी,
4OH माइनस आयन, तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा फिर, ये 4OH माइनस आयन। तो ये अभिक्रिया हो रही है, ये कैथोड पर हो रही है, ये एनोड पर हो रही है। ये जंग लगने की क्या हो गई आपकी टोटल रिएक्शंस हो गई। यहां पर देखो इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए सेल विभव, टोटल सेल विभव निकालोगे इनोड सेल, ये जंग लगने की अभिक्रिया के लिए, तो क्या करोगे, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का तो 1.23 वोल्ट है माइनस, और एनोड का माइनस का ही 0.44 वोल्ट है। जोड़ो दोनों को भाई, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 3 7 4 2 6 1.67 वोल्ट प्लस में आया है, मतलब ये अभिक्रिया स्वतः होगी। मैंने बताया था सेल विभव का मान अगर धनात्मक आ रहा है तो इसका मतलब उसमें अभिक्रिया स्वतः होगी। इसलिए जंग लगने की जो अभिक्रिया है वो प्रकृति में अपने आप होती है, क्योंकि इसके लिए सेल विभव का मान क्या है, पॉजिटिव है। जीरो पॉइंट 44 वोल्ट। तो ये संपूर्ण अभिक्रियाएं हो गई, ये ध्यान में रखना है। इसमें H2CO3 कहां से आया, पानी में जो CO2 और O2 घुली हैं उनसे अपन को H2CO3 मिल गया, उनसे H प्लस आयन प्राप्त हुए। H प्लस आयनों का आयरन का जो ऑक्सीकरण हुआ है उससे जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं वो अपचयन करते हैं, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जल बना लेते हैं। ये संपूर्ण अभिक्रिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। अब देखिए ये तो हो गया लोहे पर जंग किस प्रकार लगती है। अब जंग से बचाव कैसे किया जाता है, तो लोहे पर जंग लगने से बचाव की विधियां या संक्षारण को रोकने की विधियां, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ये संपूर्ण अभिक्रिया है। संक्षारण को रोकने की विधियां, संक्षारण को रोकने की विधियां। सबसे पहला तो लोहे की सतह पर पेंट करके, लोहे की सतह पर पेंट करके, जिससे कि ये नमी के और वायु के संपर्क में ना आए। दूसरा है लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस की पतली फिल्म लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। तीसरा है विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा लोहे पर, लोहे की सतह पर किसी अन्य धातु निकिल क्रोमियम कॉपर का लेप करके, और निकिल क्रोमियम
कॉपर का लेप चढ़ाकर, जिससे कि लोहा डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा, इनकी परत चढ़ जाएगी। तो ये काम भी अपन विद्युत लेपन द्वारा ही करते हैं। एक होता है बलिदानी बचाव या उत्सर्ग रक्षण द्वारा, जिसे गैल्वनीकरण भी कहते हैं। गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण क्या है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर। उससे क्या होगा? जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा, पर लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो बच जाएगा जंग लगने से। एक होता है कैथोडिक अथवा विद्युतीय बचाव। कैथोडिक या विद्युतीय बचाव, इसमें हम क्या करते हैं? लोहे की जो आपके पाइप रहते हैं, जो जमीन के अंदर लगाए जाते हैं, इन लोहे की पाइप को अधिक धनुद्युति धातु जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आदि के ब्लॉक से जोड़ देते हैं। Fe को एल्यूमिनियम या आपका जिंक या मैग्नीशियम से जोड़कर, उसमें क्या होगा? इनका ऑक्सीकरण होगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आयरन के पास पहुंचेंगे, क्योंकि आयरन कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है। तो बाय चांस वहां पर अगर आयन, लोहे के आयन बनेंगे, वो आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके वापस लोहे में ही बदल जाएंगे। क्योंकि आयन बन गया तो फिर संचारण रुकना मुश्किल है। लोहे के Fe+2 आयन बन गए तो वो तो तुरंत फिर जल से और वायु से क्रिया कर लेते हैं और उन पे जंग लग जाती है। तो उससे पहले क्या किया जाता है? उसको इन धातुओं से जोड़ देते हैं, उस लोहे को। ये इन धातुओं का ऑक्सीकरण हो जाता है इजीली, ये इलेक्ट्रॉन दे देती है, जिनको वो आयरन के जो आयन रहते हैं Fe+2 आयन, वो ग्रहण करके वापस Fe में बदल जाते हैं लोह धातु में। तो इस तरह से इन विधियों द्वारा हम संचारण को रोक सकते हैं।